गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। अब हम लोग स्टडी करेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम क्या है देखते हैं। हम लोग पढ़ेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम आयनिक इक्विलिब्रियम हम लोग को पढ़ना है। आयनिक इक्विलिब्रियम स्टार्ट करने के पहले हम लोग सब्सटेंस को कंडक्टिविटी के टर्म में दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। सब्सटेंस को इसमें जो है सब्सटेंस टू टाइप्स का होगा। एक होगा नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस, नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस। दूसरा होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस। इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस होगा। कंडक्टिविटी के टर्म में जब हम लोग सब्सटेंस का स्टडी करेंगे दो तरह का होगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस, इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस। नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस क्या होगा? दो सब्सटेंस which not dissociate into ion on dissolution in solvent like water। यानी कहने का मतलब हुआ दो सब्सटेंस which do not dissociate into ion on dissolution in solvent like water। तो वैसा सब्सटेंस जो डिसोसिएशन जो आयन में डिसोसिएट नहीं हो जब उसको डिजॉल्व करेंगे वाटर में, वैसा सब्सटेंस जिसको वाटर में सॉल्वेंट में डिजॉल्व करने के बाद आयन में डिसोसिएट नहीं हो उसको बोला जाता है नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस। नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस क्या होगा? जब आयन में डिसोसिएट नहीं करेगा तब क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एग्जाम्पल में क्या लेंगे? जैसे हम लोग लेते हैं शुगर का फार्मूला C12H22O11। ये सब मोलेकुल में टूटता है। ग्लूकोज C6H12O6। यूरिया NH2CO यूरिया। डाइथाइल ईथर इसका फॉर्मूला क्या होता है? C2H5O
C2H5। ठीक है, क्या आप लोग पढ़े? सब्सटेंस को कंडक्टिविटी के टर्म में दो पार्ट में डिवाइड कर दिए। दो सब्सटेंस विच नॉट डिसोसिएट इनटू आयन ऑन डिसॉल्यूशन इन सॉल्वेंट लाइक वाटर इज कॉल्ड नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस। और सॉल्यूशन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये जो सॉल्यूशन बनेगा ये क्या करेगा? कंडक्टिविटी शो नहीं करेगा, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी नहीं शो करेगा। ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस क्या हो जाएगा? जस्ट अपोजिट। दोज सब्सटेंस which dissociate into ion on dissolution in solvent like water। क्या कहता है? दो सब्सटेंस विच डिसोसिएट इनटू आयन ऑन डिसॉल्यूशन इन सॉल्वेंट लाइक वाटर इज कॉल्ड electrolytic substance। Solution of electrolytic substance conduct electricity। Solution of electrolytic substance conduct electricity। एग्जाम्पल में ले लीजिए कुछ भी। NaCl, KCl, NaCl, KOH, HCl, etc। ठीक है, ये सब जो है कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब हो गया क्या चीज़? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए हमको आयन का ज़रूरत है। तो कंडक्टिविटी के लिए, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए दो चीज़ चाहिए। फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यहाँ लिख देते हैं, फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दो चीज चाहिए हम लोग को। मेटल है, या तो फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए, या फ्री आयन चाहिए। फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जैसे सॉलिड सब्सटेंस है, सॉलिड सब्सटेंस में फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए। और अगर इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब जैसे सॉल्यूशन फॉर्म में है तो उसमें फ्री आयन चाहिए। क्योंकि इसमें आयन में डिसोसिएट नहीं हो पाता है, इसलिए ये नॉन कंडक्टर हो जाता है। और इसमें आयन में डिसोसिएट हो जाता है, इसलिए क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस कंडक्टर होता है। सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सॉल्यूशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस या सॉल्यूशन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कौन? नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस का यहाँ लिख ही देते हैं।
solution of non-electrolytic substance solution of non-electrolytic substance not conduct electricity, ठीक है। इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, तब हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस। देखिए, एक्सटेंट ऑफ कंडक्टिविटी इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसको कहेंगे? जिसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100%, ठीक है। दोज सब्सटेंस which is completely dissociates into ions is called strong electrolyte, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या हुआ? अल्फा जो होगा इसका, दैट मीन्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा जो होगा ये 100% होगा, यानी इक्वल टू 1 होगा। 100% मतलब 100/100 यानी 1, ठीक है। एग्जाम्पल जो होता है, ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, etc. ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड है। ऑल स्ट्रॉन्ग बेस का चर्चा करते हैं। फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट का जो भी है, NaOH, KOH, ये सब जो है क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। ऑल सॉल्ट जितना भी होगा, ठीक है, ऑल सॉल्ट जितना भी तरह का होगा, सब क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, एक्सेप्ट ऑल सॉल्ट में हम लोग इसमें नहीं पढ़ लेंगे, हाँ ठीक है। ऑल सॉल्ट, एक्सेप्ट नहीं तो यहाँ पढ़ लीजिए, एक्सेप्ट CdI2, एक्सेप्ट क्या पढ़ेंगे? कैडमियम आयोडाइड, एक्सेप्ट CdI2 कैडमियम आयोडाइड, मर्क्यूरिक आयोडाइड,
ये सब जो है क्या है, ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। जैसे AgCl, ETC, ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। ये सब वीक इलेक्ट्रोलाइट में, अच्छा वीक इलेक्ट्रोलाइट में इसको लिख सकते थे, नहीं। चलिए अब वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, दोज substance which is partially dissociate into ions is called weak electrolyte। दैट इसका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो इस केस में होता है, अल्फा लेस देन 10%, ठीक है, 10% और लेस देन 0.1, ठीक है। एग्जाम्पल में लेंगे इसका, वीक एसिड में क्या क्या होगा, और ऑर्गेनिक एसिड, जैसे एसिटिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है, ठीक है, HCN है, ETC। देखिए वीक एसिड, वीक बेस क्या लेंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जानते होंगे कि वीक बेस है, जिंक हाइड्रोक्साइड, ये सब वीक बेस में आता है, ठीक है। स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, ऑल स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट जो थोड़ा बहुत डिजॉल्व होता है, जैसे AgCl, BaSO4, ETC, ये सब क्या है, स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो 100% डिसोसिएट होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट जो लेस देन 10% डिसोसिएट होता है, उसको वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं हम लोग, ठीक है। ये 100%, इसका कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगा चूँकि ज़्यादा आयन में डिसोसिएट होगा, और ये कम कंडक्टिव नेचर का होगा चूँकि कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था, नंबर ऑफ फ्री आयंस, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो फ्री आयन इसमें ज़्यादा, कंडक्टिविटी इसका ज़्यादा, फ्री आयन उसमें कम, तो कंडक्टिविटी उसका कम होगा, ठीक है। इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज द फ्रैक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट दैट हैज डिसोसिएटेड अंडर गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन में कितना डिसोसिएट होता है, इसी को दर्शाता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड बाय नंबर ऑफ मोल्स टेकन इन इनिशियली। मतलब इनिशियली 1 मोल लेते हैं
तो बाद में कितना मोल डिसोसिएट हुआ, तो इसी को बोला जाता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो डिपेंड करता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिसोसिएशन depend on following factor, following factor, following factor क्या क्या चीज़ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिपेंड करेगा। तब पहला होता है नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो 100% डिसोसिएट होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो पार्शली डिसोसिएट होगा। नहीं तो नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट लिखना इतना जरूरी नहीं। दूसरा यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो इलेक्ट्रोलाइट दो तरह का हम लोग पहले ही पढ़ लिए। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 100% डिसोसिएट होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट रहता है तो पार्शली डिसोसिएट होता है। अब नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट का मतलब हुआ सॉल्वेंट, तो जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसका ज़्यादा होता है उसका डिसोसिएशन ज़्यादा होगा। ठीक है, ए सॉल्वेंट हैविंग हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट विल फेवर द डिसोसिएशन। लिख सकते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसको लिख सकते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन थोड़ा बढ़ जाएगा। तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हर सॉल्वेंट का अलग अलग होता है, हम लोग बॉन्डिंग में पढ़े थे। वाटर का सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए वाटर को बोला जाता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ठीक है। थर्ड डाइल्यूशन, डाइल्यूशन वीक इलेक्ट्रोलाइट का डाइल्यूशन बढ़ाने के साथ क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज करता है। ऑन डाइल्यूशन डिसोसिएशन ऑफ weak electrolyte, dissociation of weak electrolyte increases। क्या है, ऑन डाइल्यूशन डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेज। ठीक है। चौथा करता है टेम्परेचर। टेम्परेचर कोई भी चीज़ का बढ़ाएंगे क्या होगा, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, डिसोसिएशन। न टेम्परेचर बढ़ाने से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, बढ़ेगा। टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है। पांचवा करता है प्रेजेंस ऑफ अदर सॉल्यूट, प्रेजेंस ऑफ अदर सॉल्यूट। अदर सॉल्यूट जैसे वीक सॉल्यूट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, तो
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन को क्या करेगा, घटा देगा। ठीक है, ड्यू टू presence of कॉमन आयन, कॉमन आयन अगर प्रेजेंट है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन डिक्रीज द या सप्रेस द, डिक्रीज decrease the degree of dissociation due to presence of common ion, decrease the degree of dissociation of, due to presence of common ion decrease the degree of dissociation of weak electrolyte, ठीक है। देखिए नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो 100% डिसोसिएट करता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा पार्शली डिसोसिएट करता है। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो डिपेंड करता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, सॉल्वेंट के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर का सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोला जाता है। ठीक है, डाइल्यूशन, ऑन डाइल्यूशन डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेज। वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन क्या होगा, EASE, डिक्रीजेज। ठीक है, देखिए क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिपेंड करता है, डाइलेक्ट्रिक डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो डिपेंड करेगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर डिपेंड करता है। ये हम लोग बॉन्डिंग में पढ़े हुए डीपली। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है, देख लीजिएगा वीडियो आप लोग, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, तो उसमें बॉन्डिंग में देख लीजिएगा, डीपली देखना है तो यहाँ आप लोग सीधा जान लीजिए कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डाइल्यूशन जब इंक्रीज करते हैं तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का ऑन डाइल्यूशन डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज कर जाता है। टेम्परेचर बढ़ाने से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज करेगा। टेम्परेचर बढ़ाने से हर चीज़ क्या होता है, डिजॉल्व हो जाता है। प्रेजेंस ऑफ अदर सॉल्यूट, जब दो सॉल्यूट रहेगा, एक सॉल्यूट का जितना डिजॉल्व है ये कॉमन आयन का जैसे इफेक्ट पड़ेगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन, दो चीज़ में जैसे NaCl, एक है वीक जैसे एसिटिक एसिड है, एगो HCl है, तो H+ कॉमन आयन होगा। तो कॉमन आयन होगा तो कहता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन डिक्रीज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का आयन पहले से ही ऑलरेडी H+ ज़्यादा निकल जाएगा HCl से, तो इसलिए एसिटिक एसिड का H+ का डिसोसिएशन क्या हो जाएगा, घट जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, सप्रेस कर जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। हम लोग पढ़ेंगे ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। लेट अस कंसीडर ए वीक एसिड डिजॉल्व इन वाटर। वीक एसिड क्या लेंगे, जैसे एसिटिक एसिड ले लिए, एसिटिक एसिड वाटर के साथ डिजॉल्व होगा तो ये बना देगा क्या चीज़, एसीटेट आयन प्लस H3O+, इसका H+ इसके साथ चला जाएगा। ठीक है, इसका H+ इसके साथ चला गया। इनिशियली जो लेते हैं, इनिशियली इसका C मोल मान लिए। ठीक है,
वाटर का कंसंट्रेशन चूंकि चेंज नहीं होता इसलिए इसका लिया नहीं जाता, इनिशियली ये 0 है। ठीक है। एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, 1 मोल के लिए अल्फा डिसोसिएट होगा तो सी मोल के लिए सी अल्फा, तो ये बनेगा भी सी अल्फा सी अल्फा। ये याद रखिएगा, वाटर का कभी भी कंसंट्रेशन चेंज नहीं होता इसलिए उसका लिया नहीं जाता है। ठीक है। अब देखिए, अप्लाई कीजिए लॉ ऑफ मास एक्शन। अप्लाई लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करेंगे तो के बराबर क्या हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। यहाँ सिर्फ एसिटिक एसिड का लेंगे, क्योंकि एसिड का वाटर का हमेशा लेंगे 1 कंसंट्रेशन, तो उसका लिखा नहीं जाता है, या लिख दीजिएगा तो 1 ले लीजिएगा। वाटर का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पर इसका देखिए दिया हुआ है सी अल्फा, इसका भी सी अल्फा, सी माइनस सी अल्फा, इसका ले लेंगे 1। ठीक है। तो ये हो गया सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बाय सी कॉमन 1 माइनस अल्फा, स्क्वायर कट गया। के ए, एसिटिक एसिड के लिए इसको हम लोग के ए भी लिख सकते हैं। ठीक है। एसिड के लिए बना रहे हैं के ए, तो के ए बराबर क्या निकल गया मेरा, के ए बराबर निकल गया सी अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। क्या निकल गया, सी अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। अब देखिए, इफ अल्फा लेस देन 1, ठीक है, लेस देन 1, तब क्या होगा, इफ अल्फा लेस देन 1 मतलब इफ कम से कम अल्फा कितना होना चाहिए, इफ अल्फा इज 1%, अल्फा इज 1%, then 1 minus alpha equal to 1. If alpha is 1% or less than, if ऐसे लिखिए, if alpha is less than 1% or less than 1%, then 1 minus alpha neglected। ठीक है। तब हम लोग के लिखेंगे सी अल्फा स्क्वायर। तो अल्फा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा बराबर क्या लेंगे, के ए बाय सी, अल्फा स्क्वायर हो गया, अल्फा बराबर हो गया के ए बाय सी का रूट अंडर, के ए बाय सी का हो गया रूट अंडर नहीं। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल पर लीटर, तो के ए इंटू बी भी लिख सकते हैं इसको। अगर 1 मोल के लिए है तो अल्फा बराबर हो जाएगा के ए इंटू बी का रूट अंडर। ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा इस फार्मूला का,
इस फार्मूला का भी कभी कभी ज़रूरत पड़ जाता है, K/V का भी, ठीक है। तो अब क्या हो गया, अगर ग्राफ खींचते हैं अल्फा और कंसंट्रेशन के बीच, अल्फा और कंसंट्रेशन के बीच 0.1 तो होना ही चाहिए, 0.1 और 1, ठीक है। तो ये ग्राफ चला जाएगा ऐसे, ठीक है। ये ग्राफ हो जाएगा ऐसा। तो देखिए ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ, वीक इलेक्ट्रोलाइट, मान लीजिए AB भी ले सकते थे हम लोग, वीक इलेक्ट्रोलाइट कोनो ले लेंगे। इनिशियली इसका मान लिया C मोल, वाटर का 1 मोल होता है तो कंसंट्रेशन चेंज नहीं होता है, इसलिए 1 लें अथवा ना लें, उसका चेंज भी नहीं होगा, उसका कंसंट्रेशन डिसोसिएट भी नहीं होता है। तो जैसे ये है एसिटिक एसिड वाटर के साथ, या खाली एसिटिक एसिड लेके भी बना सकते थे, ये हटा देंगे तो एसीटेट आयन H+ आयन बनेगा, ठीक है। तो ये C मोल लिए, C एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, C - C अल्फा, C अल्फा, C अल्फा, अप्लाई कर देंगे लॉ ऑफ मास एक्शन, तो K बराबर निकल जाएगा C अल्फा स्क्वायर K। अब देखिए ये K 1 - अल्फा कब नेग्लेक्ट करेंगे, जब अल्फा लेस देन 1% हो जाए। 1% का मतलब हुआ 0.01, अगर अल्फा वैल्यू हो 0.001 हो जाए तब वो नेग्लेक्ट हम लोग कर सकते हैं। अल्फा 1% से कम होना चाहिए, ठीक है, तब उसको नेग्लेक्ट करेंगे। तो इस तरह से हम लोग इस फार्मूला को निकालें, यही ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ है, ठीक है। तो लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। देखिए क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ 0.1 मोलर एसिटिक एसिड विच इज 0.1% आयोनाइज इन एक्वस मीडियम। तो 0.1% मतलब लेस देन 1% हो गया। तो अल्फा जो है, अल्फा है 0.1%, मतलब हो गया 0.1/100, यानी 0.001 हो गया अल्फा। कहता है कैलकुलेट द आयोनाइजेशन कांस्टेंट। आयोनाइजेशन कांस्टेंट K है, K बराबर C अल्फा स्क्वायर। चूँकि अल्फा है 0.1%, इसलिए नेग्लेक्ट हो जाएगा 1 - अल्फा, तो C अल्फा स्क्वायर। C दिया हुआ है कितना, 0.1 मोलर, 0.1 इंटू, इसको लिख सकते हैं 10⁻³ तो 10⁻³ का स्क्वायर, तो ये हो गया 10⁻⁻7, ठीक है, ये हो गया 10⁻⁻7। दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। कहता है कैलकुलेट द OH- आयन कंसंट्रेशन, कैलकुलेट द OH- आयन, OH- आयन कंसंट्रेशन, OH- इसे लिखिए, OH-, calculate the OH- ion concentration in 0.5 m NH4OH solution, Kb of NH4OH ion, Kb of NH4OH equal to is 10⁻⁻3। Kb दिया हुआ है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी वीक बेस है, तो फार्मूला यही लगेगा। OH- आयन का अमोनियम हाइड्रोक्साइड देखिए
अमोनियम हाइड्रोक्साइड टूटेगा वाटर के प्रेजेंस में, ये क्या बना देगा, अमोनियम आयन NH4 प्लस NH4 प्लस प्लस OH माइनस। अगर ये उसी तरह टूटेगा, C है तो 0 0, C माइनस C अल्फा है तो C अल्फा C अल्फा, यानी हमको H पहले अल्फा निकाल लेना है। अल्फा निकल जाएगा तो हम लोग जानते हैं के बी बराबर, इस फॉर्मूला के लिए के बी बराबर क्या हो जाएगा, C अल्फा स्क्वायर है, C अल्फा स्क्वायर। तो अल्फा बराबर क्या हो गया, के बी बाई सी का रूट अंडर के बी दिया हुआ है 10⁻⁻3, कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.5, तो क्या कितना हो जाएगा, ये 5 × 10⁻⁻1, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 5 ना, 10⁻⁻3, तो ये हो गया 5 × 10⁻⁻1, ऊपर जाके 10⁻⁻2, तो देखिए अल्फा हो गया, ये अल्फा हो गया के बी बाय सी। निकालना है क्या, कैलकुलेट द OH माइनस आयन, अल्फा निकाल लिए, रहने दीजिए। अब हम लोग OH माइनस आयन कंसंट्रेशन कितना है, OH माइनस आयन कंसंट्रेशन C अल्फा, और C कितना दिया हुआ है 0.5 इंटू अल्फा है रूट अंडर 10⁻³ बाय 0.5, ये कट जाएगा रूट से, 0.5 इंटू 10⁻⁻3, ये रूट के अंदर आ जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻⁻4, इसको लिख सकते हैं रूट अंडर 5 इंटू 10⁻⁻2 मोल पर लीटर। कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन को हमेशा हम लोग लेंगे मोल पर लीटर में, ठीक है। ये दोनों बनाइए। देखिए कहता है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ इट्स सॉल्यूशन हैविंग अल्फा, अल्फा दिया हुआ है, अल्फा कितना है 1%, मतलब 0.1/100 हो गया, 1/100 यानी 0.01 हो गया। के ए दिया हुआ है 1.8 इंटू 10⁻⁻5, तो के ए बराबर हम लोग क्या पढ़े थे, C अल्फा स्क्वायर। अल्फा चूँकि 1 है वो या 1% से कम रहता है तो 1 माइनस अल्फा नेगलेक्ट कर देंगे, तो अल्फा बराबर हो जाएगा के ए बाय सी का रूट अंडर, या अल्फा स्क्वायर, हमको सी निकालना है, सी निकालना है, तो सी कितना हो जाएगा के बाय अल्फा स्क्वायर, के 1.8 इंटू 10⁻⁻5 बाय अल्फा स्क्वायर हो गया, इसको लिख सकते हैं 10⁻⁻2, 10⁻⁻2 का स्क्वायर, 1.8 इंटू 10⁻⁻5 बाय 10⁻�4, क्या हो जाएगा 1.8 इंटू 10⁻⁻1, मतलब 0.18 ग्राम हो गया, 18 मोल हो गया, मोल पर लीटर, यानी क्या हो गया 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स 0.18 एसिटिक एसिड, इतना मोल एसिटिक एसिड,
मोल के टर्म में अमाउंट पूछना है तो इतना ही होगा। अब अगर वेट रहेगा, ठीक है, मोलरिटी पता चल गया तो वेट कैसे निकालते हैं? मोलरिटी बराबर क्या पढ़े थे? मोलरिटी पढ़े थे वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ एसिटिक एसिड होगा इनटू 1000 बाय पर लीटर में ये इतना मोल पर लीटर, तो बाय मोलिकुलर वेट सिंपल देते बाय मोल, मोलिकुलर वेट बाय 1 लीटर। तो वेट ऑफ एसिटिक एसिड क्या हो गया? मोलरिटी इंटू मोलिकुलर वेट। तो मोलरिटी तो है 0.18, मोलिकुलर वेट जो होता है यही निकाल लेते हैं। मोलिकुलर वेट ऑफ एसिटिक एसिड क्या हो जाएगा? 12 + 3 + 12 + 32 + 1 60 ग्राम हो गया। 3 × 60 कितना हो जाएगा? 18 × 6 कितना होता है? 10.8 ग्राम हो जाएगा। ग्राम में लेंगे तो 10.8 ग्राम हो जाएगा। अगर मोल में लेंगे ये हो जाएगा 0.18 मोल। कहता है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन हैविंग अल्फा 1%, के 1.5, 1.8 × 10⁵ के दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं मोल पर लीटर होता है, मोल बना दिए लीटर 1 लीटर, ठीक है। तो ये निकल गया वेट। इस तरह से हम लोग निकालेंगे, ठीक है। इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। इस तरह से हम लोग जो है आज पढ़ लिए बेसिक आयनिक इक्विलिब्रिया का बेसिक चीज़ में हम लोग क्या क्या पढ़ लिए? सब्सटेंस को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए, नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस, इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस। इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस को फिर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट में डिवाइड कर लिए। फिर वीक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो 100% डिसोसिएट होता है, उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 होता है। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाला था ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ से। तो ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ से हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाले, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देखें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एसिड बेस कंसेप्ट, एसिड बेस कंसेप्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। इस वीडियो को आप लोग केयरफुली देखिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।